तो दोस्तों आज हो गया है 21 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय एजेंसियां की नज़र LAC पर चीन के वायुसेना की हरकतों पर है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियां शिजियांग और तिब्बत रीजन में वे होतान, गरगुंसा, काशगर, होपिंग, कोकाझांग, लिंजी और पंगत एयरबेस पर नज़दीकी से नज़र बनाए हुए हैं। पिछले कुछ समय से ये एयरबेस बहुत ज़्यादा सक्रिय है। आज की दूसरी बड़ी खबर, अवमानना मामले में प्रशांत भूषण की सज़ा तय करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोर्ट में दिए बयान पर दोबारा विचार करने का मौका दिया है। अपने 2 विवादित ट्वीट के लिए अवमानना दोषी ठहराए गए प्रशांत भूषण ने आज कोर्ट में माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने दोनों ट्वीट को बतौर नागरिक अपने दायित्व का हिस्सा बताया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, लालू यादव के समधी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय के बेटे चंद्रिका राय आज JDU में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री राम लखन सिंह यादव के पुत्र जयवर्धन यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री MA फातमी के बेटे फराज फातमी भी JDU में शामिल हुए। आज की चौथी बड़ी खबर, फेसबुक विवाद के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर को IT मामलों की संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन पद से हटाने की मांग उठी है। कमेटी के सदस्य और BJP सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर शशि थरूर पर संसदीय नियम कायदों के उल्लंघन और कमेटी की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। आज की पांचवी बड़ी खबर, दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यह ऐलान आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। केजरीवाल ने कहा है, हमने उत्तराखंड में सर्वे करवाया, उसमें 62% लोगों ने कहा है कि हमें उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहिए। तब हमने तय किया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दे होंगे। केजरीवाल ने आगे कहा कि दोनों पार्टियां कांग्रेस और BJP से लोगों की उम्मीद खत्म हो चुकी है और आम आदमी पार्टी से लोगों की उम्मीद है और चुनाव उम्मीद पर लड़ा जाता है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में फरवरी 2022 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आज की छठी बड़ी खबर, तबलीगी जमात केस में ED ने कल 20 जगहों पर छापेमारी की है। ED की टीम कल दिल्ली में 7 जगहों पर, मुंबई में 5 जगहों पर, अंकलेश्वर में 1 जगह पर, कोची में 3 जगह पर छापेमारी की है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि देश भर में 20 ठिकानों से तबलीगी जमात की फंडिंग से जुड़े अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीज किए गए हैं। ED की टीम ने दिल्ली में जाकिर नगर इलाके में भी छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि यहीं पर जमात के मुखिया मौलाना साद का घर है। गौरतलब है कि तबलीगी जमात का कोरोना कनेक्शन सामने आने के बाद उसके मुखिया मौलाना साद पर पुलिस ने शिकंजा कसा था। अप्रैल में ही ED ने मौलाना साद समेत 5 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ED ने मौलाना साद के 4 सहयोगी से भी पूछताछ भी की थी। इन लोगों से पूछताछ के दौरान ED ने अधिकारियों की ओर से जानने की कोशिश की जा रही है कि मरकज़ के फंड का देखभाल कौन करता था, मरकज़ के लिए फ़ंड कहां से और कैसे आते थे। आज की 7वीं बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दोस्ती टूटने और नए रिश्ते बनने का सिलसिला जारी है। अब जीतनराम मांझी की पार्टी हम महागठबंधन से अलग हो गई है। मांझी की पार्टी की कोर कमेटी ने फैसला लिया है कि अब वो महागठबंधन के हिस्सा नहीं होंगे। माना जा रहा है कि जीतनराम मांझी JDU के साथ जा सकते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के पुत्र और हम पार्टी के MLC संतोष सुमन ने कहा है, कोर कमेटी समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि महागठबंधन से हमारा दल बाहर हो जाएगा। हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि महागठबंधन को सही तरीके से चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाए, मगर तेजस्वी यादव तानाशाह की तरह महागठबंधन पर अपने फैसले थोप रहे थे। आज की 8वीं बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से रोजगार संकट के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर फिर से निशाना साधा है। राहुल गांधी का अनुमान है कि भारत आने वाले दिनों में अपने युवाओं को नौकरी देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। गुरुवार को आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले 6-7 माह में संकट गहराने वाला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत युवाओं को नौकरी देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे देश के युवाओं को रोजगार देने में समर्थ नहीं हो पाया हो। उन्होंने कहा, जब मैंने इस बारे में कोरोना के बारे में देश को चेतावनी दी थी तो मीडिया ने मेरा मजाक बनाया था। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो जो मुझे मत सुनिए। आज मैं कह रहा हूं कि हमारा देश नौकरी देने में सक्षम नहीं होगा। यदि आप सहमत नहीं हैं तो 6 से 7 माह का इंतज़ार कीजिए।
आज की नवी बड़ी खबर बिहार चुनाव से ठीक पहले लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बिहार में लोकप्रियता बढ़ते ही जा रहा है। कई नेताओं ने थामा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन। आपको बताकर इस बात से बेहद मुसर्रत मुझे महसूस हो रही है कि इस वक्त माजी के दिनों में लगातार पार्टी में मेहनत कर रही हमारी बहन नुज़हत परवीन को, जिनकी पार्टी में बेलोस खिदमत को देखते हुए पार्टी के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब और पार्टी के दीगर मेंबरान के जरिए उनको मुंतखब किया गया है। उनको पार्टी के प्रखंड महिला अध्यक्षा बहादुरगंज के पोस्ट पे उनको मनोनीत किया गया है। ये बात की जानकारी आपको हम गुजारिश करेंगे बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब से कि अपने हाथों से उनको पार्टी के इस पद की जिम्मेदारी देने का काम करें। माशाल्लाह आप इनको पहनाइए। जिला किशनगंज की इकाई का महिला अध्यक्ष खवातीन सेल के सदर के एतबार से करती है। हम बुलाते हैं अजीज़ा को और वो अपना लें और हम उम्मीद करते हैं ये हाजा भी है, हज करके भी आई हैं। हम समझते हैं कि बड़ी तवानाई के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोस्तों पार्टी के लोगों से कहना चाहूँगी कि ये दरख्वास्त है कि पार्टी का डिवीज़न में लोगों को किसी ने कहा सोचा होगा कि मुझे इससे पोस्ट के लिए कोई खास लालच नहीं है। मैं खिदमत का जज्बा हमेशा रखी, मेरे अब्बा भी रखे, हम लोग जानते ही हैं, हम क्या बताएं। बस इतना सिर्फ कहेंगे कि फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहे हैं और सिर मिलता नहीं। हम यहाँ डोर सुलझाने हैं जिस मकसद से आए हैं। हमारी हकीकत ही नहीं रहेगी, वजूद ही नहीं रहेगा, तो फिर हम किस काम के पार्टी और पॉलिटिक्स और पोस्ट और क्या। तो हमें अपनी वजूद हम बचाने के लिए आए हैं। आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, मैं आम आदमी पार्टी में लेकिन इन बस्तियों को बचाने के लिए कोई प्लान नहीं है। लगता है कि सीमांचल के लोगों के दर्द की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए सीमांचल में इस दर्द की आवाज के लिए हमारी पार्टी संघर्ष करती रही है और हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर समाज की इस पीड़ा के लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। यहाँ के लोगों से भी हम आह्वान करने के लिए आए हैं। ये बड़ा खेद का विषय है कि साहब 1 महीना 1.5 महीना हो गया लोगों के घर के कटे हुए और अब तक सरकार की अनुदान की राशि नहीं दी जाती। यहाँ के सीओ हो, बीडीओ हो, डीएम हो, एसडीओ हो, अगर उनके परिवार के लोग विस्थापित होते तो क्या उनका यही गत होता? शायद ऐसा नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिहार के दूसरे हिस्से में अगर इस तरह की मुसीबत आती तो ये हिस्सा नहीं होता। सीमांचल के साथ ये सौतेलापन का सलूक है नीतीश सरकार का और नतीजा ये है कि हमारे कटाव के रोकने का अभी तक राहत कोष से कोई भी मदद नहीं की गई है। जबकि रिलीफ कोर्ट बिहार का ये कहता है कि 72 घंटे के अंदर ही जो लोग आपदा से प्रभावित होते हैं उनके खान पान का इंतजाम किया जाए। लेकिन यहाँ अमोर और जिला प्रशासन ने इन पर कोई खबर नहीं ली है। ये बड़ा खेद का विषय है। जो सबसे बड़ा मसला ये है कि कनकी नदी का कटाव ये पहला कटाव नहीं है, बल्कि हर साल सैकड़ों घराने इस नदी से कटाव के जद में आते हैं और कटाव रोधक काम होना चाहिए सुखाड़ के दिनों में। और अभी भी पानी बैठा हुआ है क्योंकि इस साल 10-12 बार कंटिन्यू बारिश होने के नतीजे में 10-12 बार सैलाब यहाँ पर आया थोड़े थोड़े वक्फे के लिए। और मुझे प्रशासन के लोगों से जब बात हुई तो बड़ा अफसोस हुआ कि इन लोगों ने कहा कि साहब सैलाब यहाँ नहीं आया है, कटाव है। तो मैं ऐसे बेईमान अफसरों को कहना चाहता हूँ कि आंखों की पट्टी खोलो और आकर के देखो लंगरा टोला में यहाँ जो लगभग 100 एकड़ से ज्यादा जमीनों पर रेत जमा हुआ है, ये नदी के कटाव का नतीजा है या सैलाब का नतीजा है। तो मैं जिला प्रशासन को भी अभी अपने लेटर पैड पर लिख करके दे रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ के लोगों से अभी आह्वान करने के लिए आया हूँ कि अगर आपका हफ्ता दिन के अंदर में बिहार के आपदा नियमावली के अनुसार अगर आपको सहायता अनुदान की राशि नहीं मिलती है, आपकी खबरगिरी नहीं की जाती है, तो मैं इन तमाम तर विस्थापितों को लेकर के अंचल अधिकारी के ऑफिस में जाकर के टेंट लगा करके वहां पर रातों दिन गुजारने का काम करूंगा। क्योंकि सारे बेईमान ऑफिसर जो हैं इस इलाके की समस्याओं का समाधान कभी नहीं करते हैं। अभी बारिश रुकी है, थमी है, नदी का जलस्तर घटा है और ये मौका था यहाँ पर कि फ्लड फाइटिंग का काम कराया जाता, बेम्बो पाइलिंग होता, सैंडबैग पिचिंग का काम होता, धारा परिवर्तन से रोका जा सकता था। जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको कहीं कैंप में बसाया जाता। अभी जो प्राथमिक स्कूल में जहां पर बैठे हुए सरकारी भवन क्षति के निशाने पर है, यहाँ प्रधानमंत्री निर्माणाधीन जो सड़क है वो कट कर गिर गई है। इतनी सारी संपत्ति सरकार की कट के चली जा रही है और ये लापरवाही है।
इसी देश में गंगा है, जमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, बड़ी नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं और एक घर कट के नहीं गिर रहा है। या डंगना पुल है और वहाँ नदी बिखरना चाहती है तो नदी को बांध के काबू में रखा जा सकता है, लेकिन इन बस्तियों को बचाने के लिए कोई प्लान नहीं है। लगता है कि सीमांचल के लोगों के दर्द की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए सीमांचल में इस दर्द की आवाज के लिए हमारी पार्टी संघर्ष करती रही है।